मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैब शाह है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन पेपिलोडेमा पे है। पेपिलोडेमा क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। पेपिलोडेमा इज़ द पैसिव एडीमा ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड सेकेंडरी टू रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। पेपिलोडेमा जो है ये ऑप्टिक डिस्क का एडीमा है और ये जो है सेकेंडरी एक पैसिव एडीमा है। ये बेसिकली अक्सर रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से होता है। जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाए तो जिस तरह हमने पढ़ा है कि ब्रेन के इर्द गिर्द मेनिंजेस हैं और फिर वहाँ पे सब एरिकनाइड स्पेस है उन मेनिंजेस में और उसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। तो वही मेनिंजेस ऑप्टिक नर्व के हेड तक आए हैं और वही सब एरिकनाइड स्पेस भी इसी में आया है ब्रेन से। तो वो जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड थे वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ तक इसको भी उसकी सर्कुलेशन होती हैं। तो जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन में एबनॉर्मेलिटी आ जाए किसी लीजन की वजह से, ट्यूमर की वजह से या सेरेब्रल एक्वेडक्ट के ब्लॉकेज की वजह से या कोई दूसरी डिजीज़ की वजह से, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो राइज़ हो जाता है और जब वो राइज़ हो जाता है तो वो ऑप्टिक नर्व में जो इर्द गिर्द मेनिंजेस हैं उसमें जो सब एरिकनाइड स्पेस हैं वहाँ पे वो बढ़ जाती हैं और जब वो बढ़ जाती हैं तो ये ऑप्टिक डिस्क की एडीमा काज करते हैं। तो जब ये ऑप्टिक डिस्क की एडीमा काज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसके अंदर हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन इस ऑप्टिक नर्व में सेंट्रली आए हैं। तो जब इसके अंदर वो कपिंग होती है, फिजियोलॉजिकल कपिंग, वो कपिंग बेसिकली कम हो जाती हैं। जब स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क हो जाती हैं तो जो कपिंग होती है वो कम हो जाती हैं, तो वेन या आर्टरी भी इसमें ब्लॉक हो सकती है, कंप्रेस हो सकती हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में भी हेमरेजेस, एक्सूडेट्स, सॉफ्ट एक्सूडेट्स, हार्ड एक्सूडेट्स, हाइपरीमिया, ये सारी साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ब्रेन के इर्द गिर्द जो मेनिंजेस होते हैं, जो ड्यूरम मैटर, फिर एरेक्नाइड्स, फिर पाया मैटर, ये 3 लेयर्स होते हैं। तो एरिकनाइड और पाया मैटर के दरमियान एक स्पेस होता है जिसको हम सब एरिकनाइड स्पेस कहते हैं और ये सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है ये फ्लूइड बेसिकली इसमें सर्कुलेट करते हैं और इसका सारा ब्रेन के इर्द गिर्द ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं और ऑप्टिक नर्व में भी ये जाते हैं। अब बात ये है कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और इसकी पाथवे क्या है, ये कैसे वहाँ से फिर सर्कुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं। तो हमारे ब्रेन में बिल्कुल सेंट्रली वेंट्रिकल्स होते हैं और उसमें हमारे पास 2 लेटरल वेंट्रिकल है और एक 3rd वेंट्रिकल है सेंटर पे और उसके नीचे फिर 4th वेंट्रिकल है। तो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये बेसिकली वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस होते हैं और वेंट्रिकल के अंदर एक स्ट्रक्चर है उसको हम कोराइडल प्लेक्सिस कहते हैं, वहाँ ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह हमने ब्लड रेटिनल बैरियर डिस्कस किया है, जिस तरह हमने ब्लड एक्वस बैरियर डिस्कस किया है, इसी तरह यहाँ पे वेंट्रिकल के लेवल पे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और वहाँ से ब्लड वेसल से जिस तरह हमने कहा था कि फ्लूइड पास हो के और वो एक्वस बनाते हैं, इसी तरह यहाँ पे ब्लड वेसल से फ्लूइड पास हो के वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं
और वो जो है कोराइडल प्लेक्सिस एंड द लेटरल वेंट्रिकल और कोराइडल प्लेक्सिस एंड द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल वो बनते हैं। अब हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल में जब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन जाते हैं तो ये फिर थर्ड वेंट्रिकल में आते हैं, और थर्ड वेंट्रिकल में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होते हैं तो दोनों मिल जाते हैं और फिर ये फोर्थ वेंट्रिकल में आते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। ये बहुत नैरो ट्यूब है और इसकी ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लॉक होने के। ठीक है, तो फोर्थ वेंट्रिकल जो है ये वाहिद रास्ता है कि जिससे फिर सारे सब एरेक्नाइड स्पेसेस में फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं और वहाँ से फिर ऑप्टिक नर्व में भी जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऐसे बनते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्शन के लेवल से लेके ड्रेनेज सर्कुलेटरी पाथवे तक कहीं पे भी अगर कोई ट्यूमर आ जाता है, कहीं पे हेमरेजेस आ जाते हैं, कहीं पे कोई और प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन है ये डिस्टर्ब हो जाएंगी। जब ये डिस्टर्ब हो जाएंगी तो इसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो जाता है। कॉमनली ऐसा होता है कि ये जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है ये बहुत नैरो ट्यूब है, तो यहाँ पे ज़्यादातर ये बंद होता है। जब ये बंद हो जाता है तो थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल्स में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो ये इसके रिस्पॉन्स में जो सारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वहाँ पे फिर हमारे पास अगर हम इस पिक्चर को देखें, ऊपर वाले फंडस के पिक्चर में अगर हम देखें तो वहाँ पे नॉर्मल ऑप्टिक नर्व हमारे फंडस की तरफ आया है, हमारे रेटिना की तरफ आया है, जिसमें अगर हम देखें तो कपिंग नॉर्मल है और ऑप्टिक नर्व के अंदर ब्लड वेसल जो है वो नॉर्मली आए हैं। अगर हम नीचे वाले पिक्चर को देखें तो यहाँ पे ये जो मेनिंजेस हैं जिसने ऑप्टिक नर्व को कवर किया है, ये यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल जो प्रेशर है इंट्राक्रैनियल प्रेशर वो बढ़ गया है। अगर ये ब्लूविश एरोज़ को हम देखें तो यहाँ पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब बढ़ गया है तो वो यहाँ पे आगे आने की कोशिश करता है। जब वो आगे आने की कोशिश करता है तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे जो ऑप्टिक डिस्क है वो एडिमेटस हो जाता है और उसके अंदर जो ऑप्टिक कप है वो कप कम पड़ जाता है। जब वो कम पड़ जाता है तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं तो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली हमारे जो रेटिनल वेन्स है वो डायलेटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब उन वेन्स से जो ब्लड है वो वापस नहीं जाता, रास्ता बंद है। तो जब रास्ता बंद है तो वेन्स जो है वो डायलेटेड हो जाते हैं, और जब ये डायलेटेड हो जाते हैं तो ये टॉर्चस हो जाते हैं, और इससे अब हेमरेजेस निकलते हैं, एक्सुडेट्स निकलते हैं, बाकी फ्लूइड्स निकलते हैं। और अगर हम इस कंडीशन में ऑप्टिक डिस्क को देखें तो ऑप्टिक डिस्क एडिमेटस होता है। एडिमेटस ऐसा स्वॉलन टाइप होता है। तो जब ऑप्टिक डिस्क एडिमेटस हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, तो ऑप्टिक डिस्क की जो क्लियर मार्जिन थे अब वो क्लियर नहीं रहे और अब वो ब्लर है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसमें हमारे पास ऑप्टिक डिस्क पे हाइपरीमिया भी होगा, हेमरेजेस भी होंगे, एक्सुडेट्स भी होंगे, क्योंकि वो जो रास्ता है वो रास्ता सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रेशर ने वो बंद किया है। एडिमेटस होने की वजह से ब्लड वेसल्स कंप्रेस हुए हैं, और जब ब्लड वेसल्स कंप्रेस हुए हैं तो रेटिनल वेन्स जो है वो डायलेटेड हो गए हैं, और डायलेशन की वजह से हेमरेजेस, एक्सुडेट्स, ये सारी चीज़ें निकलती हैं उससे। और ऑप्टिक डिस्क जो है वो हमें एक मतलब ब्लर उसके मार्जिन्स होते हैं और बॉल लाइक नज़र आता है, और ऐसे नज़र आते हैं जैसे ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे आया है, एडिमेटस हो गया है। अब अगर हम इस पिक्चर को देखें तो जिस तरह नॉर्मली हमने ऑप्टिक डिस्क को देखा है, तो नॉर्मली ऑप्टिक डिस्क जो है उसके बड़े क्लियर मार्जिन्स होते हैं ऑल अराउंड 360 डिग्री पे,
उसके अंदर से ब्लड वेसल्स जो आए होते हैं वो भी बड़े क्लियर नज़र आते हैं। उसके अंदर जो ऑप्टिक कप, फिजियोलॉजिकल जो कप होता है वो भी बड़ा क्लियर नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे अगर इस पिक्चर में हम देखें तो ऑप्टिक डिस्क एडीमा हुआ है, और ऑप्टिक डिस्क एडीमा जो हुआ है उसकी वजह से अब ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन्स नहीं नज़र आ रहे। और अगर इसी पिक्चर में हम देखें तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेटेड हुए हैं। एक और बात याद रखें कि पेपिलेडीमा जो है ये ऑलमोस्ट ऑफन ये बायलैटरल होता है। बायलैटरल इसी वजह से होता है क्योंकि पीछे जो ऑप्टिक नर्व आए हैं हमारे ब्रेन से, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो दोनों में आते हैं। तो प्रॉब्लम जो है अगर रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का हो, अगर ब्रेन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हुआ है तो फिर दोनों में एक ही जैसा प्रेशर आएगा और दोनों आइज़ में ऑप्टिक डिस्क एडीमा होगा। तो इसीलिए पेपिलेडीमा ऑलमोस्ट अक्सर केसेस में बायलैटरल होता है। और अगर हमें यूनिलैटरल पेपिलेडीमा मिल जाए तो इसका ये मतलब है कि इसका रीज़न जो है वो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर नहीं है, बल्कि ऑर्बिटल लेवल पे या अकुलर लेवल पे एक लीजन है जिसने हमारे यूनिलैटरल पेपिलेडीमा काज किया है। ठीक है, तो यूनिलैटरल जो पेपिलेडीमा होता है वो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से नहीं होता, बल्कि लोकल काज की वजह से होता है, अकुलर या ऑर्बिटल का काज की वजह से होता है। अब हम आते हैं एटियोलॉजी पे या काजेज़ पे कि किन किन वजहों से हमारे पास पेपिलेडीमा हो सकता है या होता है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट काज है जो ज़्यादातर होता है वो है इम्पेयर्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट होता है जो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल जाता है और थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करता है, और वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब इससे पास होकर फोर्थ वेंट्रिकल में आते हैं तो फिर फोर्थ वेंट्रिकल से सारे सब एरेक्नाइड स्पेसेस में ये सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि ये सारे जो वेंट्रिकल्स हैं ये फोर्थ वेंट्रिकल के ज़रिए बाकी सब एरेक्नाइड स्पेसेस के साथ कनेक्टेड है। तो अगर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है सारे सब एरेक्नाइड स्पेसेस में जाएंगे तो इनको फोर्थ वेंट्रिकल से गुजरना पड़ेगा। तो अब जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान जो एक नैरो ट्यूब है जिसको हम सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं वो नैरो है फिजियोलॉजिकली, तो ज़्यादा चांसेस उसके बंद होने के होते हैं। तो इसीलिए अक्सर वो बंद हो जाता है, अक्लूड हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे रीज़न में इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है, वो किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो मेनिंजाइटिस की इन्फेक्शन में भी हमारे पास जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हेमरेज, अब हमारे पास सब एरेक्नाइड स्पेसेस में नॉर्मली ये फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं, तो अगर बीच में कोई हेमरेज है या कोई ट्यूमर है या कोई सेरेब्रल एडेमा है या एब्सिस है या कोई सिस्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो वो पाथवे होती हैं उसको बंद करते हैं। तो जब पाथवे बंद हो तो प्रेशर राइज होगा। जिस तरह हमने एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन और पाथवे की बात की थी कि अगर ड्रेनेज पाथवे बंद हो तो हमारा इंट्राऑकुलर प्रेशर राइज होगा और ग्लोकोमा काज हो सकता है। इसी तरह हमारा जो सब एरेक्नाइड स्पेसेस हैं जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, अगर वो हेमरेजेस, सिस्ट, एब्सिस या ट्यूमर या किसी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से वो ब्लॉक हो गए, बंद हो गए, तो उसी की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होगा। इसके अलावा एक और बड़ी काज है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, सिस्टेमिक काज है। अगर हाइपरटेंशन ज़्यादा हो तो हाइपरटेंशन से अक्सर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो राइज होता है, और रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है उसकी वजह से हमारे पास फिर वही पेपिलेडीमा होगा। तो इसीलिए पेपिलेडीमा के पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन और उसके रूटीन चेकअप में ब्लड प्रेशर चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हाइपरटेंशन से रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है।
इसके अलावा ट्यूमर ऑफ स्पाइनल कार्ड है, तो अगर स्पाइनल कार्ड में कोई ट्यूमर है तो भी वो जो सर्कुलेटरी पाथवे थी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वो वहाँ पे बंद है, तो इसकी वजह से भी रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो सकता है और पेपिलेडीमा काज हो सकता है। पेपिलेडीमा का ताल्लुक रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के साथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो तो पेपिलेडीमा के ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो ये इसके काजेज़ हैं पेपिलेडीमा के। अब एक बात याद रखें कि जिस पेशेंट में पेपिलेडीमा होता है, तो जैसे मैंने बताया कि पेपिलेडीमा जो है रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से होता है, तो ऐसे पेशेंट को सिम्टम्स क्या होंगे? ऐसे पेशेंट को हेडेक होगा और हेडेक के साथ साथ ऐसे पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, उसको बहुत दिल उसका ख़राब होगा और उल्टियाँ करेगा वो, ठीक है। तो अच्छा, ये जो हेडेक है, ये हेडेक अगर वो स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो ये और भी वर्स हो जाता है, और भी ज़्यादा हो जाता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेपिलेडीमा अर्ली स्टेजेस में है, एक्यूट स्टेजेस में है, तो इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, और अगर ये क्रोनिक स्टेजेस में है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे। तो हमें पता है कि एक्यूट स्टेज इज़ अ सीवियर स्टेज, वो मतलब उसमें हेमरेजेस, एक्सूडेट्स और ये सारे सिम्टम्स जो है, पेन या ये सारी चीज़ें एक्यूट सिम्टम्स स्टेज में ज़्यादा होते हैं। और जो क्रोनिक होता है, क्रोनिक एक कंटिन्यू परसिस्टेंट स्टेज होता है, तो उसमें एक्यूट साइंस फिर नहीं होते बल्कि क्रोनिक बन जाते हैं, परसिस्टेंट साइंस बन जाते हैं। तो एक्यूट स्टेज में क्या होता है, विजुअल एक्विटी नॉर्मल होती है, क्योंकि इसमें जो मैकुला है, हमारी सेंट्रल विजन है, वो नॉर्मल होती है और ये इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ होता, इसीलिए इसमें विजन नॉर्मल होता है। विजुअल फील्ड भी इसमें नॉर्मल होता है और ये इतना आगे तक इसने रेटिना को इफ़ेक्ट नहीं किया होता। इसके अलावा डिस्क मार्जिन इसमें याद रखें कि ब्लर होते हैं, पेपिलेडीमा में डिस्क मार्जिन ब्लर होते हैं। डिस्क हाइपरीमिया होगा, क्योंकि एक्यूट है तो इसमें हाइपरीमिया होगा, एडिमेटस होगा, इसके अलावा इसमें हेमरेजेस होंगे, एक्सूडेट्स होंगे। इसमें विजन जो है ट्रांजिएंट विजन, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि पेशेंट का विजन चला जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर मतलब ऐसे कुछ देर के लिए नहीं होगा फिर ऐसे आ जाएगा। लेकिन एक्यूट स्टेज में विजुअल एक्विटी ऑलमोस्ट नॉर्मल होती हैं और क्रोनिक स्टेज में विजुअल एक्विटी डिक्रीज़ होती हैं, विजुअल फील्ड डिक्रीज़ होता है और सारा इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा फिलिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल कप, अगर डिस्क का जो रिम है अगर उसका एडीमा है तो ये इसके अंदर जो कपिंग है वो कम पड़ जाएंगी, क्योंकि जब ये स्वॉलन हो जाएगा तो अंदर भी कपिंग कम पड़ जाएगी और बाहर से जो रिम है वो भी स्वॉलन हो जाएगा, तो डिस्क का साइज़ भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो फिजियोलॉजिकल कप है वो कम हो जाएगा और जो वेन्स है उसकी कंजेशन होंगी, प्रेसिंग होंगी, उसको जब वो प्रेस होंगे तो ही उससे हेमरेजेस और एक्सूडेट्स निकलेंगे, डिस्क की हाइपरीमिया होगा। तो ये हमारे पास अर्ली स्टेज एक्यूट स्टेज के साइंस और सिम्टम्स थे। कॉटन वूल स्पॉट्स भी होंगे, क्योंकि ये वही हेमरेजेस और एक्सूडेट्स और सॉफ्ट एक्सूडेट्स और हार्ड एक्सूडेट्स, इसमें सॉफ्ट एक्सूडेट्स अर्ली में होते हैं, हार्ड एक्सूडेट्स फिर क्रोनिक स्टेज में होता है। अब हम आते हैं क्रोनिक स्टेज पे, तो क्रोनिक स्टेज में अब ये परसिस्टेंट हाइपर पेपिलेडीमा है। तो जब एक रेटिना में एक कंडीशन परसिस्टेंट हो, ज़्यादा वक्त में के लिए हो, तो उसमें फिर साइंस जो है वो सीवियर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, विजुअल एक्विटी जो है वो रिड्यूस होंगी, विजुअल फील्ड इसमें रिड्यूस होंगी, वो भी कम होंगी और जो ब्लाइंड स्पॉट है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अंदर का जो स्पेस है, जो कपिंग है वो भी कम होगा और बाहर का जो इसका रिम है वो भी प्रोग्रेस करेगा क्योंकि स्वॉलन हो जाएगा। इसके अलावा हाइपरीमिया जो एक्यूट स्टेज के साइंस है, हेमरेजेस जो एक्यूट स्टेज के साइंस है वो नहीं होंगे, क्योंकि वो एक्यूट स्टेज के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। और सॉफ्ट एक्सूडेट्स इतने नहीं होंगे बल्कि हार्ड एक्सूडेट्स होंगे, परसिस्टेंट एक्सूडेट्स होंगे। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है ऐसे पेशेंट में, हम इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, तो वो पेशेंट जिसमें पेपिलेडीमा हो,
इसमें हमने स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स, ट्यूमर्स, हेमरेजेस, कोई इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों को डायग्नोज करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हैं वो है, हमारे पास MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा CT स्कैन है, CT स्कैन से भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा MRA, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम ब्लड वेसल्स का स्टेटस चेक करते हैं। इसके अलावा हम एक्सरे ऑर्बिट भी करते हैं कि कोई ऑर्बिटल रीज़न तो नहीं है, ऑर्बिटल काज तो नहीं है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें, ये इन्वेस्टिगेटिव जो प्रोसीजर्स हैं हम करते हैं ताकि हमें जो सेकेंडरी काज हैं जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हुआ है वो हमें पता चले कि वो किस लेवल पे हैं और कहाँ हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व है, हार्ट टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, या कोई और प्रॉब्लम है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कोई और लीजन है। तो इसके लिए ये हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा हम फंडस चेक करते हैं। तो फंडस में हम क्या करते हैं, डिस्क के मार्जिन चेक करते हैं, डिस्क की कपिंग चेक करते हैं, उसमें एडिमा वगैरह ये देखते हैं, और बाकी ऑकुलर काजेज़ देखते हैं। और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल काजेज़ और एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन के साथ क्लोज़ली कनेक्टेड है। रीज़न ही वही हो सकता है, काज ही वही हो सकता है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे कि इसकी ट्रीटमेंट, पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है। तो एक होता है जनरल ट्रीटमेंट और एक होता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो जनरल ट्रीटमेंट तो यही हमने देनी है कि पेशेंट वॉमिटिंग करता है, उसको हेडेक है, उसका ब्लड प्रेशर राइज है, स्नीजिंग है, कफिंग है, तो उसके लिए हम जनरल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है। और फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम अंडरलाइंग जो काज है जिसकी वजह से ये हमारा प्रेशर राइज हुआ है, तो उसके लिए हम फिर वो काज को हटाना पड़ता है। अगर वो काज, वो रीज़न जो है जिसकी वजह से ये बढ़ गया है, तो वो अगर हम हटाएं तो वो ट्रीट हो सकता। तो इसके लिए हम पेशेंट को अक्सर ओरल डायमॉक्स देते हैं। और डायमॉक्स जो है ये ब्लड प्रेशर को जो है वो थोड़ा सा लो करते हैं, कम करते हैं। और ये 250 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे हम देते हैं, मतलब दिन में 2 मरतबा। तो ये जो है हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करते हैं। और ये डायमॉक्स जो है ये बेसिकली एसेटाज़ोलमाइड है, जो हमने एंटीग्लाइकोमिक थेरेपी में पढ़ा है, एसेटाज़ोलमाइड कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि जो हमारे आइज़ में जो रिसेप्टर्स हैं, उसी तरह के रिसेप्टर्स हार्ट में भी हैं। तो ये जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स हैं, ये हार्ट पे भी वही इफ़ेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता है। तो ये इसीलिए हम देते हैं ताकि ये जो पेपिलोडेमा है, जो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से हुआ है, और रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो एक काज जो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है या हुआ है, तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा जो ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर है उसको हम ऐसे रिलीज़ करते हैं कि उसके, अगर हम ऑप्टिक नर्व के शीट की डिकम्प्रेशन करें तो उससे भी हमारा जो ऑप्टिक नर्व पे जो प्रेशर है वो कम हो सकता है, और जो पेपिलोडेमा है वो रिज़ॉल्व हो सकता है। तो याद रखिए, पेपिलोडेमा के लिए सेकेंडरी काज को हटाना पड़ता है। सेकेंडरी काज जो भी हो, अगर वो सॉल्व हो जाए, वो ट्रीट हो जाए, तो हमारे पास पेपिलोडेमा जो है बायलैटरली ये ट्रीट हो सकता है, और जो साइन सिम्टम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, पेपिलोडेमा, ऑप्टिक नर्व हेड का पेपिलोडेमा या एडिमेशन। और इसमें हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और कौन कौन से रीज़न्स हैं इसके काज होने के लिए, और ट्रीटमेंट, पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है।